स्टूडेंट्स, चलिए फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और 8th क्लास विज्ञान विषय में नवा पाठ पढ़ रहे थे हम लोग, जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। मादा जनन अंग पढ़ लिए, नर जनन तंत्र पढ़ लिया हमने, किस तरह से जो है वो उनसे युग्मक उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। फिर हमने निषेचन पढ़ा कि किस तरह से युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है। उससे आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, संगलित होते हैं और फिर एक ही कोशिका बनती है जिसको हम लोग जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे चल करके अपने आप में वृद्धि और विकास करके अपना और फिर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है और किसमें, शिशु में बदल जाता है। तो आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस लेसन को। तो चलो जंतुओं में जनन को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है बूझो, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। मतलब बूझो जानना चाह रहा है कि जो युग्मनज बना था शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, वो एक एकल कोशिका थी, तो वो किस प्रकार एक वयस्क में बदल जाता है, किस प्रकार एक बड़ा जीव बन जाता है जिसके हाथ पैर आंखें अंग सब कुछ होता है। तो चलिए भ्रूण का परिवर्तन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से एक जो कोशिका है, एकल कोशिका, वो परिवर्तित होकर के और एक वयस्क की भांति एक संपूर्ण जीव को जन्म देती है या संपूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। तो भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है देखेंगे, ठीक है। जो युग्मनज बना था वही भ्रूण बनेगा आगे चलकर, उसमें ही समसूत्री विभाजन होंगे, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे और सारे अंग बनेंगे और वही भ्रूण और फिर शिशु बन जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, 2n सेल बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी 46 होती है। मनुष्य में 23 गुणसूत्र उसमें आते हैं पिता से और 23 आते हैं माता से। जो कौन लेके आता है, 23 माता के तो होते हैं अंडाणु में और पिता के होते हैं शुक्राणु में। जब ये आपस में दोनों निषेचन की क्रिया से संगलित होकर मिलते हैं तो 46 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका बनती है जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज, ठीक है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बना ना युग्मनज, इसीलिए निषेचन के परिणाम स्वरूप बने युग्मनज के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 9.8a में देख सकते हैं आप। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कैसे बदलता है, कोशिकाओं के गोले बनना शुरू हो जाते हैं चित्र 9.8b में। फिर उसके बाद तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होती है, यानी कोशिकाओं के समूह बनने लगते हैं और विभिन्न उत्तक बन जाते हैं। फिर उत्तकों से अंग बन जाते हैं, ठीक है ना, अंगों में परिवर्तित हो जाते हैं उत्तक। और इस प्रकार विकसित होती हुई संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। भ्रूण जो है वो भ्रूण बनने के बाद में गर्भाशय की, स्त्री की जो गर्भाशय है, जो बच्चादानी है, उसकी दीवार से चिपक जाता है वो और फिर वहीं पर विकास करता है अपना। चित्र 9.8c की तरह देखिए आप। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भ। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। और ये सारे विकास जो है वो माता के कहाँ होते हैं, स्टमक या टमी में ही होते हैं, गर्भाशय में होते हैं। तो ये देखिए भ्रूण के विकास का चित्र आपको आज होमवर्क में भी बनाना है। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ से जब निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु का, ये जो है ओवरी है, एक मादा का अंडाशय, यहाँ अंडाणु बना, शुक्राणु पहुंचा और यहाँ निषेचन हुआ तो उससे क्या बना, युग्मनज बन गया। ये देखिए आप, ये युग्मनज इस फैलोपियन ट्यूब से आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, किस में बदल जाएगा, ये कोशिकाओं के समूह में बदलेगा और कोशिकाओं के समूह में बदलता हुआ जब भ्रूण बनेगा तो ये मादा का जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय की दीवार में क्या हो जाएगा, प्रतिरोपित हो जाएगा और यहीं पर विकास करेगा। बी देखो आप कैसे करेगा, ये बना कोशिकाओं का एक गोला बन गया है ना। अब ये कोशिकाएं धीरे धीरे उत्तकों में परिवर्तित होंगी, उत्तकों से फिर अंग बनेंगे और इस तरह से ये जो भ्रूण है वो माता के गर्भाशय में दीवार से चिपक जाएगा और यहीं पे इसका सारा विकास होगा। तो ये थी युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। बी में क्या है, कोशिकाओं का पिंड है और फिर उसके बाद सी में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण या आवर्धित होना है, ठीक है। ये देखिए आप, ये भ्रूण के विकास की स्थितियां हैं मनुष्य में, ये आपको बनानी है, यहाँ से चित्र बनाना है इसका और इसका परिवर्तन कैसे होता है वो लिखना है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ये देखिए गर्भाशय में भ्रूण था वो शिशु में बदल चुका है। आप देख रहे हैं आप, उल्टा है ये बच्चा, पैर ऊपर दिख रहे हैं इसके, ठीक है ना। ये है माता के गर्भाशय में बच्चे की स्थिति।
अब मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? नहीं ना, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, फिर भी मुर्गी अंडा ही देती है। क्यों? देखिए आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। मुर्गी में जो है वो अंडवाहिनी में भ्रूण नीचे की तरफ बढ़ता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षात्मक परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, यानी अंडा दे देती है मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। 3 सप्ताह यानी 20-21 दिन। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठते देखा होगा। मुर्गी उन अंडों पर बैठ जाती है देने के बाद, ताकि उनको गर्मी मिलती रहे मुर्गी के शरीर से। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है ना, बाहर आता है। चूजा कहाँ आता है? बाहर, जब अंडा टूटता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति हो जाती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। देखिए अब जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। आओ देखें, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। देखिए जरायुज और अंडप्रजक कौन होते हैं? जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं वो तो होते हैं जरायुज, और जो अंडे देते हैं वो होते हैं अंडप्रजक। ठीक है, तो हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी है। जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। जब वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। ये जरायुज जंतुओं की परिभाषा है आपकी। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। दोनों परिभाषाएं आपको होमवर्क में करनी है। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज और अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 है। देखिए, मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, है ना, जो मौत होते हैं ना कीड़े, वो मुर्गी तथा कोए अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्रित किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? चलिए देखते हैं शिशु से वयस्क कैसे बनता है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी, है ना, चाहे चूजे वगैरह कोई भी हों, तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते, है ना, यानी पूरा आकार उनके शरीर का धारण नहीं कर लेते वो। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। देखो, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो नवजात होते हैं वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, फिर लार्वा बना या इल्ली बनी, फिर प्यूपा और फिर वयस्क बना, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। चित्र 9.10 देखेंगे। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं या चरणों का परीक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। सबसे पहले देखो, बच्चा अंडा बनता है, फिर टैडपोल, यानी टैडपोल जो है मेंढक का लार्वा है। प्रश्न आता है मेंढक की लार्वा को क्या कहते हैं, तो टैडपोल्स कहते हैं। ठीक है, और फिर टैडपोल जो है वो धीरे धीरे विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर वयस्क में बदल जाता है। ठीक है ना। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं, है ना। इनका जो है वो परिवर्धन वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? देखिए, आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते हुए देखा होगा। सिल्क मोथ को देखा ना आपने। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। कुछ स्पेशल तरह के रूपांतरण होते हैं इनमें कि अलग दिखने वाला जीव भी बाद में वयस्क के समान दिखता है।
इस विधि को कायांतरण कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं ना, यानी हमारा कायांतरण नहीं होता, केवल हमारा परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, मेंढक का जीवन चक्र देखेंगे हम लोग। ये मेंढक है, सबसे पहले ये इस तरह से अंडे देता है, ठीक है, मेंढक। और अंडे देने के बाद आप देखो, मेंढक में सबसे पहले जो आरंभी टेडपोल इस तरह का दिखता है, बिल्कुल अलग है ना मेंढक से, मेंढक जैसा नहीं है। फिर ये जो है वो बाद का टेडपोल है, विकसित होकर, जो धीरे धीरे कायांतरित होकर के और फिर मेंढक जैसा बनता है। तो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, अंडा, फिर टेडपोल या लार्वा और फिर वयस्क। देख रहे हो, मेंढक का जीवन चक्र है। तो यहाँ से अब आपको आज के वीडियो से जो होमवर्क करना है वो सुन लीजिए आप। एक तो मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाना है और लिखना है कितनी अवस्थाएं होती है। दूसरा, कायांतरण किसे कहते हैं, जरायुज और अंडप्रजक जंतुओं की परिभाषा लिखनी है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो एक भ्रूण जो है वो वयस्क में परिवर्धित हो जाता है। तो यहाँ से ये चित्र बनाएंगे और उसकी विधि लिखेंगे आप। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछे भी जाते हैं कि किसी भी भ्रूण से जो है वो वयस्क किस प्रकार बनता है। ओके स्टूडेंट्स।